Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 3 force and pressure of class 8. तो बच्चों इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है और इस आखिरी वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज। तो बुक के आखिरी में जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स जो है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इजी मेथड से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, राइट प्रॉपर वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। जो भी ब्लैंक स्पेसेस दिए उसमें हमें प्रॉपर वर्ड चूज करना है, आंसर भी हमें वही दिए है, तो इसमें से हमें आंसर ढूंढ के ब्लैंक स्पेस में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज ब्लैंक। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? एसआई का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, दो सिस्टम से, तो एसआई सिस्टम का अर्थ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? क्या डाइन, न्यूटन या जूल? तो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सेकंड ब्लैंक है बच्चों, द एयर प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज इक्वल टू ब्लैंक प्रेशर। तो हमारे बॉडी के ऊपर जो एयर प्रेशर होता है तो उस प्रेशर किसके बराबर होता है? द एयर प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतना प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 10⁵ पास्कल। तो 10⁵ पास्कल इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट होता है। थर्ड ब्लैंक देखिए बच्चों, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट the buoyant force in a liquid of different blank is blank। तो बच्चों यहां पे हमें आंसर मिलता है डेंसिटी एंड डिफरेंट। तो अब करेक्ट सेंटेंस में यहां पे पढ़ने जा रहा हूं, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, द buoyant force in liquid of different density is different। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम अलग अलग डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डालेंगे तो उसके ऊपर अलग अलग बायोन फोर्स एक्ट होता है। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बायोन फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा बायोन फोर्स एक्ट करेगा और डेंसिटी कम है तो कम बायोन फोर्स एक्ट करेगा। देयरफॉर द बायोन फोर्स इन अ लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इज डिफरेंट। फोर्थ ब्लैंक है बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर जो है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिए है हमें, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, देन पास्कल पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन जो दिया है बच्चों एक्सरसाइज में वो है मेक अ मैच। तो हमें मैच करना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी है। ग्रुप ए में दिया है फ्लूइड, ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ इसका अर्थ क्या होता है? जिसको कोई धार नहीं है। शार्प नीडल, यानी कि जो नीडल जो है बहुत ही शार्प है। रिलेटिव डेंसिटी हेक्टोपास्कल। और ग्रुप बी में वर्ड है हायर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लोअर प्रेशर, सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो हमें इसे मैच करना है। तो ये मैच द कॉलम है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? द आंसर ऑफ मेक अ मैच, तो पहला है फ्लूइड। तो फ्लूइड मैच विथ सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि कोई भी फ्लूइड है, फॉर इट इज अ लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। ब्लंट नाइफ लोअर प्रेशर, अगर नाइफ ब्लंट है यानी कि उसे धार नहीं है तो ये कम प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि नाइफ ब्लंट है तो उसका एरिया ज्यादा होता है और ज्यादा एरिया है तो कम प्रेशर एक्ट होता है।
शार्प नीडल जो है हायर प्रेशर, नीडल शार्प है इसकी वजह से उसका एरिया जो है वो कम होता है, इसकी वजह से ये ज्यादा प्रेशर एक्ट करेगा। रिलेटिव डेंसिटी इट मैच विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। एंड हेक्टोपास्कल मैच विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक यूनिट हेक्टोपास्कल होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे एक्सरसाइज में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो इसमें पहला सब क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक क्यूब इज रिलीज इन वाटर, विल इट सिंक और कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो बच्चों एक वाटर हमने बात की, टब के अंदर पानी लिया है और पानी के अंदर अगर हम प्लास्टिक बॉल को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या वो पानी के अंदर डूबेगा या पानी के ऊपर तैरेगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, द प्लास्टिक बॉल विल कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसका आंसर क्या है, द प्लास्टिक क्यूब और प्लास्टिक बॉल इज गोइंग टू फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर एज इट डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो प्लास्टिक जो है इसकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है, और वाटर की डेंसिटी प्लास्टिक से ज्यादा होती है। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वाटर एक्ट मोर बायोंट फोर्स, और ज्यादा बायोंट फोर्स एक्ट होने की वजह से बायोंट फोर्स इज ऑलवेज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की दिशा में होता है, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक क्यूब या प्लास्टिक बॉल जो है पानी के ऊपर तैरता है। सेकंड सब क्वेश्चन है बच्चों इसमें, व्हाई डू द लोड कैरिंग हेवी व्हीकल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स। तो जो लार्ज ज्यादा वेट जो है, हेवी वेट जो व्हीकल्स कैरी करते हैं, ट्रक्स और लॉरी है, जिसको ज्यादा वेट कैरी करना होता है, उनको व्हील की संख्या ज्यादा होती है। जनरली फोर व्हीलर्स यानी कि इसको 4 पहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लॉरी है, ये कंटेनर है, इसको व्हील जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा व्हील क्यों दिए जाते हैं बच्चों इस ट्रक को, तो इसका आंसर है, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो इसका अर्थ क्या है, ग्रेटर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस लेसर विल बी द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर जो है एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन में, अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अगर जो है यहाँ पे व्हील की संख्या ज्यादा है तो इस व्हील का कांटेक्ट जमीन के साथ होता है, तो जमीन के साथ इसका कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाता है। So the load carrying heavy vehicles have large number of wheels so that pressure on the road is reduced due to the larger contact area। तो ज्यादा व्हील्स होने की वजह से इसका जमीन के साथ कांटेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, और जमीन के साथ कांटेक्ट बढ़ने की वजह से ये जो हेवी लोड इसके ऊपर है, इसका जो प्रेशर जो है वो जमीन के ऊपर कम एक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑल्सो यूजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स ensure that the force due to the load is shared among the tires and no single tire is under the trace। तो ज्यादा टायर होने की वजह से एक ही टायर के ऊपर प्रेशर नहीं आता है, जिसकी वजह से टायर बर्स्टिंग के चांसेस इसमें कम होते हैं, और इसकी वजह से जो है जो व्हीकल से उसके ईंधन की खपत भी कम होती है, उसे डीजल कम लगता है। दैट इज व्हाई द लोड कैरिंग हेवी व्हीकल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स। इसमें बच्चों सब क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड, व्हाई डोंट वी फील इट। तो हमारे हेड के ऊपर कितना प्रेशर होता है, और इतना प्रेशर होने की वजह से वो हमें मालूम क्यों नहीं होता, व्हाई डोंट वी फील। हमारे बॉडी के ऊपर कौन सा प्रेशर होता है बच्चों, आवर बॉडी फील्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट। हमारे हेड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस द प्रेशर ऑफ एयर। तो एयर मॉलिक्यूल जो है हमारे बॉडी के हेड के ऊपर जो एयर कॉलम होता है उसका प्रेशर हमारे हेड के ऊपर होता है, लेकिन वो प्रेशर हमें कभी मालूम नहीं होता है। क्यों नहीं मालूम होता है, व्हाई डोंट वी फील इट। इसका आंसर है बच्चों, वी कैरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबाउट 10 to the power 5 पास्कल ऑन आवर हेड। तो हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे हेड के ऊपर इतना प्रेशर होता है, इट इज अ टू मच, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट वी डोंट फील इट बिकॉज
This atmospheric pressure is balanced by the pressure created by the air and blood inside our body. क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज है जिसमें हवा भरी होती है और हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स है जिसमें ब्लड होता है, तो ब्लड और एयर का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो दोनों बैलेंस होते हैं। हमारे बॉडी से अंदर का प्रेशर होता है एयर और ब्लड का, वो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसकी वजह से दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं एंड दैट इज व्हाई द नेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड इज 0, दैट इज व्हाई वी डोंट फील इट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई डज इट हैपन। तो व्हाई डज इट हैपन्स, इसमें पहला सब क्वेश्चन है, a ship deep to a large depth in fresh water as compared to marine water। तो मराइन वाटर की तुलना में शिप जो है फ्रेश वाटर में ज्यादा अंदर घुसता है, ज्यादा अंदर जाता है। तो इसका रीजन क्या है बच्चों, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द डेंसिटी ऑफ मराइन वाटर। तो मराइन वाटर इसका अर्थ क्या है बच्चों, मराइन वाटर मींस सी वाटर, समंदर का पानी जो है इसे मराइन वाटर भी कहा जाता है। तो डेंसिटी ऑफ मराइन वाटर इज मोर देन द फ्रेश वाटर ड्यू टू व्हिच द buoyant force on the ship in marine water is more than the fresh water। तो मराइन वाटर यानी कि सी वाटर की डेंसिटी जो है वो फ्रेश वाटर की तुलना में ज्यादा होती है और ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से मराइन वाटर जो है वो शिप के ऊपर ज्यादा बायोन फोर्स एक्ट करता है और बायोन फोर्स से ऊपर की दिशा में होता है और ऊपर की दिशा में बायोन फोर्स मराइन वाटर ज्यादा एक्ट करता है जिसकी वजह से शिप मराइन वाटर में ज्यादा अंदर नहीं जाता है। लेकिन फ्रेश वाटर जो है इसकी डेंसिटी जो है मराइन वाटर की तुलना में कम है, इसकी वजह से फ्रेश वाटर जो है वो कम बायोन फोर्स एक्ट करता है जिसकी वजह से शिप फ्रेश वाटर में ज्यादा अंदर जाता है। Hence the ship dip to larger depth in fresh water as compared to marine water। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, why does this happens में सब क्वेश्चन है, fruits can easily be cut with a sharp knife। जो फल हम काटते हैं तो उसको काटने के लिए एक शार्प नाइफ का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फ्रूट जो है वो इजीली कट हो जाता है। लेकिन अगर हम ब्लंट नाइफ का इस्तेमाल करेंगे जिसको धार नहीं है तो उस चाकू से अगर हम फ्रूट को काटने की कोशिश करेंगे तो इजीली कट नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है बच्चों, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट सिंस द शार्प एज्ड नाइफ मेक लेसर कांटेक्ट विद द फ्रूट टू बी कट, thus the pressure exerted by it on the fruit is very large। हमें पता है pressure is inversely proportional to the area। अब शार्प नाइफ जो है ये धारदार होता है, तो धारदार होने की वजह से उसकी जो धार होती है उसका एरिया कम होता है और कम एरिया जो है वो फ्रूट के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस लार्ज प्रेशर फ्रूट आर इजीली कट विद अ शार्प नाइफ। तो why does it happens, इसमें नेक्स्ट सब क्वेश्चन है बच्चों, the walls of a dam is broad at its base। जो डैम होते हैं, बड़े बड़े डैम होते हैं, उसकी जो दीवारें होती है बेस में यानी कि नीचे की तरफ ब्रॉड होती है, उसका जो है बेस जो है बहुत ही ब्रॉड होता है। तो ऐसा क्यों है, द रीजन ऑफ दिस इज दैट We know that pressure of liquid increase with the depth। लिक्विड का प्रेशर जो है वो डेप्थ में ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए ये जो है ये टैंक है, ये टैंक पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर जो है, यहाँ पे हम 3 पॉइंट लेंगे ए बी और सी। सी सबसे नीचे वाला पॉइंट है तो यहाँ पे प्रेशर जो है मैक्सिमम रहेगा और ये पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम रहेगा। तो ये पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ कम है, ऊपर इसके वाटर कॉलम वाटर की हाइट कम है। सी इस पॉइंट पे वाटर कॉलम की हाइट ज्यादा है तो इसकी वजह से डेप्थ में लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता है और डेप्थ में पानी बहुत होता है और पानी ज्यादा होने की वजह से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नीचे की तरफ वाटर का प्रेशर बढ़ते हैं। सो द वॉल्स ऑफ द डैम इज मेड ब्रॉडर एट इट्स बेस
so that it is able to withstand the heavy pressure exerted by the river water। डैम के अंदर नदी का पानी जो है उसको डैम जो है रोकता है, और पानी रोकने की वजह से नीचे जो है डैम में पानी ज्यादा जमा होता है, और नीचे की तरफ जो है वो उसका पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा है, और उस प्रेशर को सहने के लिए डैम की वॉल दीवारें जो है वो ब्रॉड होती है बेस में। अगर उसको ब्रॉड नहीं रखा जाएगा तो उस प्रेशर की वजह से वो दीवारें टूट जाएगी, वो डैम फूट जाएगा। एंड दैट इज व्हाई द वॉल्स ऑफ द डैम्स आर ब्रॉडर एट इट्स बेस। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डी नंबर का, इफ अ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप पैसेंजर आर थ्रोन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब समझो मैं बस में बैठा हूं और गप्पे मार रहा हूं और अचानक बस स्टार्ट हो गई, स्पीड से निकल गई, तो मैं पीछे की तरफ ऐसे ढकेल पीछे की तरफ झुक जाऊंगा। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट दिस इज बिकॉज initially the whole body of the passenger inside the bus was in the state of rest। तो inertia of rest यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि जब हम बस में बैठे हुए हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो रेस्टिंग स्टेट में होती है। बट व्हेन बस सडनली स्टार्ट, सडनली अचानक एकदम बस अगर स्पीड पकड़ लेती है, एकदम अचानक बस निकलती है, the lower half of the passenger body come in the motion in the forward direction, but the upper half still remains at rest due to the inertia of rest। पहले इनिशियली हमारे बॉडी रेस्टिंग स्टेट में, जब अचानक बस स्टार्ट होती है तो हमारे बॉडी का नीचे वाला हिस्सा जो है, जो सीट के साथ जुड़ा हुआ है, वो मोशन में आता है और वो आगे जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रेस्टिंग स्टेट में आता है। तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो मोशन में और ऊपर वाला हिस्सा रेस्टिंग स्टेट में, एंड इसकी वजह से hence the passenger are thrown back when a stationary bus suddenly speed up। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। तो यहाँ पे कुछ टेबल दिए हैं, तो इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो पहला टेबल है, इसमें जो है 3 कॉलम है। पहले कॉलम में मास की वैल्यू दी है, दूसरे कॉलम में वॉल्यूम है और तीसरे कॉलम में डेंसिटी, और कुछ जगह पे ब्लैंक स्पेसेस दी है। तो पहला जो रो है इसमें हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और दूसरे रो में हमें मास फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो है इसको हम ये कहेंगे और इसको बी। तो ये में ब्लैंक की जगह पे वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये में क्या गिवन दिया है, मास दिया है, मास है 350 किलोग्राम, और जो है यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम है 175 क्यूबिक मीटर, और वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी। तो हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी। तो फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास है हमारा कितना है 350 और वॉल्यूम है 175। 175 2s are 350। तो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू होगी 2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 2। तो यहाँ पे आएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। अब सेकंड जो है इसमें हमें मास फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम और डेंसिटी दी है। तो इस फॉर्मूला से हमें मास की वैल्यू मिलती है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है यहाँ पे 4 और वॉल्यूम है 190। तो हमें क्या मिलेगा, 4 zeros are 0, 9 4s are 36, 3s are remain, 4s are 4, 4 1s are 4, 760 किलोग्राम। तो मास कितना होगा बच्चों, 760। तो यहाँ पे आएगा 760। आ गया समझ में। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड टेबल दिया है। तो सेकंड टेबल में क्या क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर।
तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह पे हमें दिया है डेंसिटी ऑफ मेटल, तो सब्सटेंस की जगह पे हम मेटल भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पहला जो है ये, इसमें हमें डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी निकालनी है, वाटर की डेंसिटी दी है, रिलेटिव डेंसिटी भी हमें पता है, तो डेंसिटी ऑफ मेटल, तो डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी है 10 क्यूब, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी यहां पे 5 है, मैंने उल्टा लिखा है यहां पे, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, पेन को सिलेक्ट करता हूं। रिलेटिव डेंसिटी बच्चों 5 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी है 10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मेटल हमें मिलती है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब। अब सेकंड जो है इसमें, सेकंड रो में क्या दिया है, मेटल की डेंसिटी दी है, वाटर की डेंसिटी दी है, हमें फाइंड आउट करनी है रिलेटिव डेंसिटी, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमें पता है, डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे डेंसिटी ऑफ मेटल। अब मेटल की डेंसिटी है यहाँ पे 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर है 10 क्यूब। तो 10 क्यूब आर कैंसल, देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी इज 8.5 और रिलेटिव डेंसिटी को यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों 8.5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में तीसरा जो है एक टेबल दिया है, तो ये टेबल क्या है, इसमें दिया है वेट, एरिया और प्रेशर। तो यहाँ पे हमें प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। प्रेशर का फॉर्मूला है बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ वेट टू द एरिया। अब पहला जो है, पहले रो में हमें निकालना है वेट, जी यहाँ पे एरिया और प्रेशर की वैल्यूज दी है, वेट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेट इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है बच्चों, प्रेशर की वैल्यू है 20,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और एरिया जो है, एरिया है 0.04 मीटर क्यूब। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 20 बाय 4 इज 20,000 बाय 4 इज इक्वल टू 80,000। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे, तो ये आंसर आता हमारा 800 न्यूटन। तो कितना है बच्चों, 800 न्यूटन इज द वेट, वेट इज द फोर्स, तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना पड़ेगा 800। और सेकंड जो है, सेकंड रो जो है, यहाँ पे हमें प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेट और एरिया दिया है, तो हम इस फॉर्मूला जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। तो वेट दिया है बच्चों यहाँ पे 1500 न्यूटन और एरिया है 500, तो 0 0 यहां पे कैंसिल हो गए और 5 3 आर 15, देयरफॉर द प्रेशर इज 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हमें आंसर लिखना पड़ेगा 3, तो यहां पे आंसर है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8 into the 10 cube kilogram per meter cube. Find the relative density of metal. तो यहाँ पे मेटल की डेंसिटी दी है, हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्वांटिटी, फर्स्ट डेंसिटी ऑफ मेटल,
तो मेटल की डेंसिटी हमें दी है, डेंसिटी ऑफ मेटल, मेटल की डेंसिटी है 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और सेकंड जो है रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, विथ रिलेशन विथ डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी हमें पता है क्या होती है बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा याद रखना है, इज इक्वल टू 1 इंटू 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी है 1 क्यूबिक मीटर। और हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव डेंसिटी, वी हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल। तो मेटल की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो हमें फॉर्मूला पता है रिलेटिव डेंसिटी, अभी हमने देखा था रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। हो गया सिंपल। अब यहां पे हमें वैल्यूज पुट करने, मेटल की डेंसिटी है 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब और वाटर की डेंसिटी है 1 क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक मीटर, 1 इंटू 10 क्यूब आर कैंसर, देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8। तो मेटल की रिलेटिव डेंसिटी यहां पे मिलती है 10.8, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8 और रिलेटिव डेंसिटी जो है ये इससे यूनिट नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड मास इज 50 ग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है और मास 50 ग्राम है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन द वाटर। अब ये जो वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम और मास दिया है, वो इस वस्तु को अगर हम पानी के अंदर डालेंगे, जिस पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो वो पानी के अंदर डूबेगा या पानी के ऊपर तैरता है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमें निकालनी पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो पानी के अंदर डूबेगा, अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो पानी के ऊपर तैरेगा। तो गिवन हमें क्या क्या दिया है बच्चों, पहले वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास दिया है 50 ग्राम और हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मास क्या कितना है बच्चों, यहां पे देखिए, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 50 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20। 0 0 कैंसिल होंगे और 2 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 1 is remain, 2 5s are 10, 2.5. Therefore, the density of object is 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उससे ज्यादा है। Since the density of object is greater than density of water, the object will sink in the water. तो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर डूब जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ये न्यूमेरिकल है। द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कवर्ड सील बॉक्स इज 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक प्लास्टिक का बॉक्स है, बंद बॉक्स है, उसकी जो है वॉल्यूम इतना है 350। द बॉक्स हैज अ मास ऑफ 500 ग्राम और बॉक्स का मास है 500 ग्राम। विल द बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन द वाटर। तो ये जो बॉक्स है वो पानी के ऊपर तैरेगा और या पानी के अंदर डूबेगा, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन। तो इसको हमें
वो सिंक होगा, डूबेगा या तैरेगा, इसके लिए हमें उस ऑब्जेक्ट की या उस प्लास्टिक बॉक्स की डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो पानी के अंदर डूबेगा, और पानी से उसकी डेंसिटी कम है तो वो पानी के ऊपर तैरेगा। What will be the mass of the water displaced by the box? अगर वो बॉक्स पानी के अंदर जब हम डालेंगे तो वो कितना वॉल्यूम का पानी जो है वो डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते बच्चों ये न्यूमेरिकल। गिवन क्वांटिटी क्या दी है हमें, फर्स्ट दिया है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, मास दिया है बॉक्स का 500 ग्राम, और हमें फाइंड आउट करना है उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी से हमें पता चलेगा वो पानी के अंदर डूबेगा या तैरेगा, विल इट सिंक और फ्लोट। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास है बच्चों 500 और जो है वॉल्यूम उसका 350, तो इसका रेशियो हमें मिलता है 1.43 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दो द बॉक्स इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जब ये बॉक्स प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा है, the density of box is greater than density of water, therefore object is going to sink in the water, ये पानी के अंदर डूब जाएगा। तो बच्चों now the volume of liquid displaced by the object is equal to the volume of object। तो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतने वॉल्यूम का जो है वो वाटर डिस्प्लेस करता है, यानी कि यहाँ पे जो है बॉक्स का वॉल्यूम है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 350 सेंटीमीटर जो है इतने वॉल्यूम का क्यूबिक सेंटीमीटर इतने वॉल्यूम का जो है वो वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो मास जो हमें निकालना है कितने मास का वो पानी डिस्प्लेस करेगा, तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट इज इक्वल टू 350 इंटू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है 350 और वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हमें मिलता है वैल्यू 350 एंड देयरफॉर द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स इज 350 ग्राम। तो 350 ग्राम इतने मास का पानी जो है वो डिस्प्लेस करेगा। हमेशा यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें यूज करना है, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतने ग्राम और उतने मास का जो है वो फ्लूइड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है जब उस ऑब्जेक्ट को उस लिक्विड के अंदर डीप किया जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सॉल्यूशंस देखे हैं, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है उस सभी क्वेश्चंस के आंसर को इजी मेथड से आपको मैंने एक्सप्लेन करके दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।